तो जैसे ही 2025 चालू हुआ, गेमिंग कम्युनिटी के चहेते और उनकी जेब के दुश्मन जेनसन महाराज लेके आ चुके हैं एक ऐसा हथियार जो सभी गेमर्स को 4K का गेमिंग करवाएगा, वो भी हाई रिफ्रेश रेट वाली। साथ ही साथ ये एक इतने बजट फ्रेंडली प्राइस पॉइंट पे आया है कि आप सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट में रिलीज़ हुए 50 सीरीज़ के RTX 5090 के बारे में, जो कि चालू होने वाला है 2.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज पे। ये वीडियो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि क्यों और किन लोगों को RTX 5090 खरीदने के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, अब इस दुनिया में भांति भांति के लोग, उनमें से आप इसमें किस कैटेगरी में फॉल होगे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे लोगों के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैंने ये वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एनवीडिया ने अपने लॉन्च में जिस कई ऐसी चीज़ें बोल दी हैं कि बहुत गलत है, अपन उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं हूं अनुपम और कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। एंड तक बने रहना, बहुत अच्छी बातें बताई हुई हैं और बहुत फैक्ट के साथ है। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको इसका ज़रूरत है या नहीं है और मुझे बताना कि ख़रीदा या नहीं। तो सबसे पहले तो ये ग्राफिक कार्ड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एनवीडिया की फिजूल मार्केटिंग को फॉलो करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जेनसन महाराज ने भरे बाजार चिल्ला दिया है कि इनका जो RTX 5070 है वो पिछली जनरेशन के RTX 4090 के बराबर का परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। तो फ्लो में महाराज एक बात बिल्कुल भी पॉइंट आउट करना भूल गए हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इन्होंने AI की मदद से फ्रेम्स जनरेट करवाए हैं। ये जो ग्राफ में आप इतना मैसिव डिफरेंस देख रहे हो ना, ये जो छप्पर फाड़ के बाहर निकल रहे हैं, ये रियल पावर नहीं है, ये AI की मदद से जनरेट किए हुए कुछ फ्रेम्स हैं। और ऊपर से जेनसन महाराज और उनकी टीम ने जो AI का इतना भर भर के प्रचार किया हुआ है, ऐसा भर भर के, मतलब हर चीज़ में AI, ये ब्रॉडकास्टिंग में AI कंटेंट, मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ काम की है, लेकिन इतना प्रचार। तो अब बात करते हैं उस एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिससे आप सभी कनेक्ट कर पाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए बना भी है या नहीं। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो या करते आ रहे हो 1080p या 1440p पे, तो आप इस कार्ड के बारे में भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि ये कार्ड डिज़ाइन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4K गेमिंग के लिए, वो भी एकदम हाई रिफ्रेश रेट। देखो, मार्केट में अवेलेबल जितने भी CPUs हैं, टॉप टीयर के CPUs भी आप ले लो, तो ये ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सबके साथ बॉटलनेक कर रहा है। ये जो ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, ये CPU बॉटलनेकिंग के चक्कर में जो पिछली जनरेशन का 4090 है हमारा, ये उसके ठीक बगल में आ जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा कई गेम्स तो ऐसे हैं जहाँ पे इसने 4090 से भी ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है। ये सोच ही नहीं सकते हो आप 2.5 लाख रुपए देने के बाद आप सोचो कि 4090 से भी बुरा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है अगर आप 1080p या 1440p पे अगर गेमिंग करना चाह रहे हो तो। देखो सीरियसली, अगर आपको 4K गेमिंग नहीं करनी है ना, तो ये 2.5 लाख रुपए को सोच समझ के किसी एक अच्छे गेमिंग मॉनिटर में इन्वेस्ट कर लो। 1440p हो, मैं बोल रहा आपको ज़्यादा पैसे है ना, आप 4K में इन्वेस्ट कर लो। एक अच्छे रिफ्रेश रेट का एक मॉनिटर खरीदो जिसमें ना आपको थोड़ा सा एक, जो कुछ भी आपका पुराना हार्डवेयर है तो उसमें आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो बचे कुचे पैसे हैं ना, उसकी FD करवा लेना, तो थोड़ा सा उसका भी फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो ये 2.5 लाख रुपए अब यहाँ बर्बाद मत करो। अगर लिटरली आपने मॉनिटर लेने का मन बना लिया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं अच्छे मॉनिटर की, एक बार उनको चेकआउट करना। बहुत अच्छे मॉनिटर है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिलाएंगे वो आपको गेमिंग में। जब बात पैसों की चली ही है, तो अगर आप थोड़े भी बजट कॉन्शियस इंसान हो, आई मीन कि आपको पैसों का वैल्यू है कि मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ, और कार्तिक भाई की भाषा में बोलो तो जितना मैंने पैसा दिया उतना मुझे रिटर्न वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इधर कुछ भी नहीं है। एक घड़ी आप 5080 की तरफ जाना,
ये इसकी आधी कीमत में आ जाएगा। जहाँ ये 2.5 लाख का है, ये आपको 1 से 1.25 लाख के आसपास का पड़ेगा। लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ये अपना जस्टिफाई करेगा। ऊपर से आपको यहाँ पे CPU बॉटलनेकिंग नहीं देखने को मिलेगी, ऊपर से आपको अच्छी खासी गेमिंग करा देगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। 1 से 1.25 लाख तो बच जाएगा, 1 से 1.25 लाख बहुत होता है। ये 5090 का प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो तो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि AI की जो मार्केटिंग हो रखी है, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर आपको इन फीचर से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको AI से मतलब है, ना तो आप कोई ऐसा भारी भरकम काम कर रहे हो कि आप 3D रेंडरिंग कर रहे हो बड़ी बड़ी, या तो आपको कुछ बहुत मोटा कंटेंट क्रिएशन करना है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई भी मॉडल आप डिप्लॉय कर रहे हो, या ऐसा कुछ हैवी वर्कलोड नहीं है आपका जहाँ पे आपका इतना यूटिलाइजेशन हो, तो 5090 आपका किसी काम का नहीं है। अब ये जो 32 GB की यहाँ पे आपको VRAMs मिल रही है, हाई बैंडविड्थ मिल रही है, ये अंडर यूटिलाइज रह जाएगी अगर आप सिर्फ गेमिंग करोगे। तो ये कार्ड आपके लिए तब तक वेस्ट है जब तक आपको सीरियस काम नहीं कर रहे हो। जैसे हमारा NVIDIA के जो क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड्स आते हैं ना, कि स्पेशली डिज़ाइंड हैं आपके GPU हैवी वर्क के लिए, ये वहाँ के लिए है। अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ हाई ग्राफिकल मेमोरी लगती है, वहाँ पे इतना यूटिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग करोगे तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, इसका जितना भी कैपेसिटी इसमें NVIDIA आपको भर भर के दे रहा है। और अगर हम बात करें AI फीचर्स की, अगर आपको सिर्फ AI फीचर से मतलब है तो एक बार आप 5080 को देख लो। लेकिन 5090 बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, मतलब इसका आपको कोई काम ही नहीं है। कुछ लोगों को लिटरली में ज़रूरत होता है कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें, कि उनको काम ही नहीं चल रहा। अब जैसे 1650 में मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपग्रेड किया 4080 पे, तो वो समझ में आता है, जस्टिफाई करता है वो चीज़ कि 1650 और 4080 के बीच में कितना डिफरेंस आया है परफॉर्मेंस और प्राइस में। ठीक है, प्राइस तो बड़ा ही बड़ा, वो छोड़ो, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस भी जस्टिफाई होती है। लेकिन इस सिनेरियो में जब हम 4090 को 5090 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ना के बराबर डिफरेंसेस हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, बिल्कुल इतने स्लाइट डिफरेंस है। कुछ लोग तो इसी कारण से मान भी नहीं रहे हैं कि ये कार्ड नेक्स्ट 50 जनरेशन का कार्ड है, जबकि ये 40 Ti की जगह आना चाहिए था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। वहीं हम अगर बात करें पिछली और पिछले की पिछली, मतलब 3090 और 49 को अगर हम कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड, तो डिफरेंसेस मेजर हैं। वहाँ पे अगर आप अपग्रेड किए हो 3090 से 4090 तो वो जस्टिफिकेबल है। लेकिन यहाँ कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है ना। अभी जो पिछले 4 नैनोमीटर का नोट था, ये अभी भी वही नोट है। सीधी बात है, किसी चीज़ को बड़ा कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका जो डाई साइज है जो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसके कारण इसका इतना परफॉर्मेंस अप हुआ है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें 4090 से। अब जब इतने महंगे और इतने पावरफुल ग्राफिक कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं एक कॉमन अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपके पास ये पहले से इतना पावरफुल PC होगा कि आपको बस इसे लाना है, लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। अगर हम इसके मिनिमम की बात लेके चले तो ये एक बहुत ही पावर हंग्री ग्राफिक कार्ड है। ऐसा भूखो नंगो जैसे यहाँ पे ये बिजली खाता है जिसकी हद नहीं है। और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 वाट की पावर सप्लाई है ही है। 1000 वाट मस्ट है। अगर ये इतना आप उसको नहीं दे रहे हो, आप इसको चला ही नहीं पाओगे। सिस्टम शटडाउन होते रहेंगे आपके, चला ही नहीं पाओगे आप इसे। ऐसी इसका CPU के साथ भी है। अगर CPU की बात करें तो हाल ही में लॉन्च हुआ Ryzen 7 9800X3D X3D की बात कर रहा हूँ, जो अभी नवंबर में लॉन्च हुआ था 2024 में। ये इसकी बेस लाइन पे आता है। अगर आप इससे नीचे जा रहे हो ना, तो भी यहाँ बॉटल नेकिंग आपको दिखेगी ही दिखेगी। आप इसको रोक ही नहीं पाओगे। ये इतना ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। इसके आगे आपको 32 से 64 GB का रैम चाहिए ही चाहिए। और जब भाई साहब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक बात और सुन लो, आपका मदरबोर्ड PCI Express 5 वाला भी होना चाहिए, क्योंकि चलेगा तो ये इस पे भी, PCI 4 PCI 3 पे भी चलेगा।
इससे नीचे नहीं, 3, 4 और 5 तीनों पे ग्राफिक कार्ड चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस 5 के मज़े चाहिए तो आपको मदरबोर्ड तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब भाई जिन लोगों ने अपने पीसी केस पे अंधा पैसा खर्च किया है, उनने अपने सीधे सीधे वर्टिकल माउंट पे लगा रखे जीपीयू राइजर्स केबल के थ्रू, उनके साथ भी अलग परेशानी है कि उन्हें राइजर केबल भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक डर है कि इनपुट लैग ना आए ये फिल्म जनरेशन के कारण। तो ये एक नया सरदर्द है। अब जो कोई भी बोलता है कि भाई अनुपम अब मुझे तो नहीं झेलना ये सब, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा ग्राफिक कार्ड, ना मुझे ये झंझट चाहिए XYZ, तो ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए नहीं है। जिनको कोई मतलब नहीं है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, आपको मतलब नहीं है कि ये GDDR7 की मेमोरी दे रहा है, आपका DLSS 4 दे रहा है, कि नया आर्किटेक्चर दे रहा है, नए एनकोडर, नए डिकोडर, आपको घंटा मतलब नहीं है किसी चीज़ से, तो आपके लिए ये है ही नहीं। आप खुश हो आपके पास जो करंट में ग्राफिक कार्ड है, या आपको अपग्रेड भी करना तो आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो कि जहां आपका एक मिनिमम जगह पे काम हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 4080 में आपका अभी काम चल रहा है, 4090 पे चल रहा है, मैंने 5080 पे भी आप जा रहे हो, दैट्स इनफ। तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड आपको क्लियर पता है कि आपके लिए है ही नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि RTX 5090 एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, और ये हर किसी के लिए नहीं बना, ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए बना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अनाप शनाप पैसा है और खर्च करने का समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ फूक दे। तो नो डाउट आप बोलोगे कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ला के दो। अब कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अगर धोखे से कभी मौका मिले तो इन 2.5 लाख रुपए का तुम क्या करोगे। मेरा तो डन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और जो दोस्त तुम्हारे सोच रहे हैं 5090 खरीदने के बारे में, उनको ये वीडियो शेयर करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।